यहाँ ऑनलाइन एग्जाम होने पर स्टूडेंट का रिजल्ट को आने में 4 साल लग जाते हैं। वहीं नेता का इलेक्शन ऑफलाइन होता है और वो 1 महीने के अंदर आ जाता है। अपना स्मार्टफोन खरीदने के लिए ना जाने कितने ज्यादा रिसर्च करते हैं, पर अपना नेता चुनने के लिए वो 1% भी रिसर्च नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कोई भी नेता आ जाए वो देश को लूटेंगे ही। हम लोग जब छोटे से बड़े हो रहे थे तब हम लोगों को कहा जाता था कि बड़े होकर के डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो या कोई गवर्नमेंट जॉब। आज के टाइम में भी जो नेतागिरी केवल बाहुबली लोग या फिर जिनके फैमिली मेंबर्स कई पीढ़ियों से नेतागिरी करते आ रहे हैं और वही लोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार केस होने के बाद कॉमन आदमी को जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। वही नेता के ऊपर हजारों केस क्यों ना हो, वो देश का पीएम तक बन सकता है। ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ नेता बनाते हैं वो सिर्फ कॉमन लोगों के लिए बनाते हैं, वो उन पर अप्लाई नहीं होते। नेता लोगों को जेल जाने पर क्रांतिकारी समझा जाता, भले वो क्रिमिनल केस के चक्कर में ही जेल क्यों ना गया हो। आपने तो एक चीज नोटिस की होगी, कुछ पॉलिटिशियन जो कि इलेक्शन के टाइम बहुत ही ज्यादा गरीब रहते हैं, वो इलेक्शन जीतने के बाद 5 सालों के अंदर करोड़पति बन जाते हैं। ये सब होता कैसे? तब एक टर्म आता है करप्शन, जिसको कि भ्रष्टाचार भी बोलते हैं। भ्रष्टाचार की ऐसी पोल खोली कि वीडियो तेजी से दस्तक देनी है आपको उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो हमारे सिस्टम में समाया हुआ है। यहाँ भ्रष्टाचार के एक और मामले की जांच की जाएगी। पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार एक बहुत गंभीर समस्या थी। अगर आप इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझेंगे तो जो पैसा पब्लिक के ऊपर खर्च करने के लिए पब्लिक से लिया जाता है, उसे नेता अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्शंस में, एसेट बनाने में या फिर स्विस बैंक ट्रांसफर करने में। जैसे एक स्टूडेंट के लिए उसका बोर्ड एग्जाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भले उसने साल भर पढ़ाई की हो चाहे ना की हो। वैसे ही नेता के लिए उसका इलेक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भले उसने 5 सालों में जनता को लूटा ही क्यों ना हो। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, जिसका की काम था कि पूरे भारत भर में इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। सबसे पहले नेता को अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके लिए उसे 10,000 का सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करना पड़ता है। उसके बाद नेता अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करना। उसके बाद नेता को जनता का दुख दर्द दिखने लगता है। उनके भाषणों में गरीब के हक की बात करते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग जानते हैं भारत में लगभग 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं। उन लोगों को तरह तरह के लालचें दी जाती है जिससे नेता को अच्छे तरीके से वोट मिले। देश में पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, पर आप कभी भी नेता के रैलीज में जाइएगा, कैंपेनिंग में जाइएगा, तब आपको वहां पर पेट्रोल जो है फ्री का मिलेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रैलीज में भीड़ जुटा सके। इलेक्शंस के लिए नेता ऐसी ऐसी जगहों में पहुंच जाते हैं जहां पर नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाता, वहां वो हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते हैं। जीतने के बाद वो 5 सालों तक उस जगह पर अपने शकल तक नहीं दिखाते। वो लोग सिर्फ इतने में ही नहीं रुकते, वो लोग स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। जब कोई इलेक्शन होने वाला रहता है उसके कुछ महीने पहले ही कुछ वैकेंसीज निकाल दी जाती है गवर्नमेंट पोर्टल में, जिससे स्टूडेंट को वोट भी उन लोगों को मिल सके, भले ही उनकी ज्वाइनिंग 4 साल बाद हो, अगले इलेक्शन के टाइम। आज के टाइम में ऐसा है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड खत्म हो जाते हैं, जिससे वो अपने कर्मचारियों को पेमेंट तक नहीं कर पाते हैं। पर वही गवर्नमेंट अपने इलेक्शंस के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं। बैनर में, रैलीज में, स्टेज शो करने में, इन सारे जगहों पर पैसे खर्च करते हैं कि वो इलेक्शन जीत सके। तब उन लोगों के पास फंड कहां से आता है? इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई जो भी इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। एक कैंडिडेट लगभग 50 से 70 लाख रुपया तक ही खर्च कर सकता है अपने इलेक्शंस के लिए। पर ये रिस्ट्रिक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मनमानी जितना ज्यादा खर्च कर सकती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना ज्यादा पैसा आता कहां से और ये इतना ज्यादा खर्च कैसे कर पाती है? कोई भी इंडिविजुअल पर्सन सेक्शन 29B के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ भी पैसे डोनेट कर सकता है, और पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट से डायरेक्टली फंडिंग भी ले सकती है। और इनडायरेक्ट फंडिंग में पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया, सोशल मीडिया या फिर रैलीज के थ्रू पैसा कलेक्शन कर सकती है। ये सब जितने भी चीज होते हैं वो सारे रेगुलेटेड मैनर में होते हैं। इसके बाद आता है कॉर्पोरेट फंडिंग। जितने भी प्राइवेट कंपनीज है भारत में वो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कर सकती है, पर इसके भी कुछ रूल्स हैं जो कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 182 में दिया गया है। कंपनी लगभग 3 साल पुरानी होनी चाहिए और वो अपना प्रॉफिट का मात्र 7.5% ही डोनेट कर सकती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को। कोई भी कंपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करेगी उसे अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में उसको शो करना होगा। पर फाइनेंस एक्ट 2017 के आने के बाद कंपनीज अपनी मन मुताबिक डोनेशन कर सकती है और उससे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी शो करने की जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बहुत सारे नेता क्या करते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉर्पोरेट फंडिंग से पॉलिटिकल पार्टीज काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है।
आखिर कॉर्पोरेट कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को इतना ज्यादा फंडिंग करती क्यों है? क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो उनको ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से। जब से फाइनेंस बिल 2017 के आने के बाद बिलियनरों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देती है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को काफी ज्यादा फंडिंग करते हैं। अभी तक जो मैंने बताया वो सारे थे लीगल तरीके से, और अनलीगल तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज कैसे पैसा को जमा करती है। बहुत सारे जगहों में पॉलिटिकल पार्टीज एक छोटे छोटे ग्रुप्स को फॉर्म करती है, जिनका ये काम रहता है जितने भी बिजनेसमैन है उस एरिया में उन सभी से एक्सटॉर्शन के रूप में मनी ले सके। ये चीज अधिकतर बंगाल में देखने को मिलती है। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये एक वीडियो है, देख लीजिए। सभा में उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता यानी उनकी पार्टी के नेता व्यापारियों को लिफाफे भेज रहे हैं, उसमें चिट्ठी लिखते हैं और पैसे देने की मांग करते हैं। विधायक के सालों के बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने विरोध भी जताया, लेकिन पार्टी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई प्रतिक्रिया। आपने इलेक्शन के टाइम में देखा होगा कि इनकम टैक्स का रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। रेड में लाखों करोड़ों रुपए पकड़ाते हैं। ये जितने भी पैसे पकड़ाते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स के ही होते हैं, जो कि उन्होंने एक्वायर किया था करप्शन के थ्रू। इन पैसों को वो लोग यूज करते हैं एमपी को खरीदने के लिए, एमएलए को खरीदने के लिए। हमारे एमएलए को एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए का। जो नेता कुछ पैसों के लिए अपने आप को बेच देते हैं, वो कुछ और पैसों के लिए देश को भी बेच सकते हैं। और आपने तो एक डायलॉग सुना ही होगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। पॉलिटिशियंस का एक सिंपल सा रूल है, वो अपना सारा एग्जाम पोजीशन पार्टी के मत्थे मर देते हैं और वो जनता की नजरों में हीरो बन जाते हैं। लोग अपना स्मार्टफोन खरीदने के लिए ना जाने कितने ज्यादा रिसर्च करते हैं, पर अपना नेता चुनने के लिए वो 1% भी रिसर्च नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कोई भी नेता आ जाए वो देश को लूटेंगे ही। आज के टाइम में नेताओं के भाषणों में देश की डेवलपमेंट को छोड़ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे खतरे में है, सिर्फ यही सुनने को मिलता है। हिंदू लीडर मुस्लिम लीडर को ब्लेम करता है और मुस्लिम लीडर हिंदू लीडर को ब्लेम करता है, और दोनों एक दूसरे को खतरा बताते हैं। आज के टाइम में भी नेता की लड़ाई सिर्फ मंदिर मस्जिद में है। भले गरीब आदमी यहाँ पर भूखे मर रहा है। यहाँ ऑनलाइन एग्जाम होने पर स्टूडेंट का रिजल्ट को आने में 4 साल लग जाते हैं, वहीं नेता का इलेक्शन ऑफलाइन होता है और वो 1 महीने के अंदर आ जाता है। आज के टाइम में नेता का काम सिर्फ ये रह गया कि जनता के पैसों से इलेक्शन जीतने का, और जब नेता इलेक्शन जीत जाते हैं और उनकी गवर्नमेंट बन जाती है तो वो करते हैं स्कैम। नेता जनता के बीच रह करके ही जनता को लूटते हैं। जैसे कि लालू प्रसाद यादव का नाम आया था चारा घोटाले में, मायावती का नाम आया था, उनके पास लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति थी। मुलायम सिंह यादव का नाम आया था, और भी ना जाने कितने सारे नेताओं का नाम आया स्कैम्स में।